व्हाट इज द गुड गवर्नेंस, हाउ टू डिफाइन गुड गवर्नेंस। हिंदी में सुशासन करेंगे, देश को तरक्की पे ले जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, हर आदमी के चेहरे पे खुशहाली लाएंगे। बट सुशासन है क्या, हाउ टू डिफाइन, सुशासन की परिभाषा क्या है? मैं आपको बता दूं, मुझे सुशासन की परिभाषा ढूंढने में पीएचडी में 1.5 साल लगे थे, और वो ढूंढते ढूंढते यूनाइटेड नेशंस की एक परिभाषा 2 पन्ने की मिली। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस? वी हैव डिफाइंड द गवर्नेंस, यूनाइटेड नेशंस हैज डिफाइंड द गवर्नेंस एज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग and the process and steps of implementing that decision taken. We need to add word good before governance in order to get the good governance. One thing, to define good governance, to get the word good, we need 8 indicators, 8 dimensions, 8 prescriptions. That 8 dimensions is widely accepted, widely used and widely practiced globally. वो 8 जो characteristic यूनाइटेड नेशन ने बताया है। One more thing I would like to mention over here, that government, good governance is an ideal preposition, ideal condition, and we all know we never get ideal condition, we can't reach ideal conditions. We approach towards, we can go nearer to the ideal condition, but we cannot exactly land to the ideal condition. ये ideal condition है, ये प्राप्त नहीं हो सकती, उसके नजदीक आ जा सकते हैं। Now, what are the 8 characteristics, dimensions prescribed by the United Nations to define the good governance? First is participation, second is follow rule of law, third is transparency, and fourth is responsiveness, and fifth is conscious oriented, sixth is equity and inclusiveness, and seventh is effectiveness and efficiency, and eighth is accountability. These are the 8 characteristics defined by the, prescribed by the United Nations, or it is widely accepted and practiced globally. पूरा विश्व इसको यूज करता है। To understand these things, I would like to give an example, and through that example I would like to explain all parameters, most of the parameters. कि एक स्कूल है और वो MBA के एडमिशन में अपना फीस बढ़ाना चाहता है, 1 लाख फीस है और चाहता है कि फीस बढ़ा करके और वो 1.5 लाख कर दे। मैनेजर साहब ने डिसीजन ले करके और नोटिस चस्पा कर दिया कि अगले साल जो फीस लगेगी वो 1.5 लाख होगा। एक तो ये देखिए, उन्होंने डिसीजन लिया और नोटिस बोर्ड और ब्राउचर वगैरह जो भी उनके लीफलेट वगैरह उसमें डाल दिया। दिस इज वन गवर्नेंस। लेकिन इस तरह के गवर्नेंस में, इस तरह के डिसीजन लेने में गुड शब्द नहीं जुड़ा। ये गुड गवर्नेंस वाला पोर्शन नहीं है, ये पुअर गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस। अब इसी चीज को, इसी डिसीजन को हम दूसरे तरह से लेते हैं, देखिए, जिससे कि वर्ड गुड जुड़ जाएगा विथ 8 पैरामीटर्स, दीज 8 इंडिकेटर्स। सबसे पहले मैनेजमेंट ने क्या किया, एक नोटिस दिया, नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया, भाई हम 1 लाख से 1.5 लाख फीस बढ़ाना चाहते हैं, इस तारीख तक इस ईमेल पर, इस कमरे में आप अपना सुझाव, आप अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा दीजिए, और 15 दिन या 21 दिन का समय दे करके, और सुझाव, ऑब्जेक्शन, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी लाए इस डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में, इस गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाए। पहले क्या था, गुपचुप तरीके से कर लिया। ट्रांसपेरेंसी इज वन इंडिकेटर ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, अब आप करोगे तो बहुत सारे सुझाव देंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शन देंगे, उस पर चिंतन मनन करिए, उसको देखिए। 1 पॉइंट, एक इंडिकेटर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, इसके बाद आप ये देखिए कि ये डिसीजन लेने से कौन कौन से लोग अफेक्ट होंगे, प्रभावित। हु आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय दिस डिसीजन, बाय इंक्रीजिंग दिस फी फ्रॉम 1 लाख टू 1.5 लाख। तो उसमें स्टूडेंट अफेक्टेड होगा, उसका गार्जियन अफेक्टेड होगा, टीचर्स अफेक्टेड होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अफेक्टेड होगा, क्या
बहुत सारे बैंक भी अफेक्टेड होंगे कि जो 1 लाख रुपया लोन देते हैं, जब अगले साल वो जाएगा कहेगा ये लोन हमें 1.5 लाख दो, तो बैंक वाला कहेगा नहीं 1.5 लाख नहीं देंगे, ये तो 1 लाख था, एक ही देंगे। तो इस अगर लेटर सपोज कि there are 8 participant or stakeholders who are going to get affected by this decision, तो इन 8 लोगों की बैठक बुलाइए, आप 8 की बैठक बुलाइए और थारो डिस्कशन करिए। और वो जो ऑब्जेक्शन आपको मिला था, सुझाव मिला था, जो आपने इस्तेहार देके मांगा था, उस पर भी डिस्कस करिए। और सबके 8 के डिस्कशन, थारो डिस्कशन, डिलिब्रेशन के बाद एक आम सहमति बनाइए क्या होना चाहिए। मेजॉरिटी से 8 लोग हैं तो कम से कम 5 लोग सहमत हो। अब मान लीजिए 5 लोग सहमत हैं कि साहब ठीक है, मेजॉरिटी ये कहती है कि इसको पार्टिसिपेशन का जो इंडिकेटर है बढ़ गया, 8 लोग डिसीजन लिए, पहले 1 ले रहे थे, तो पार्टिसिपेशन अच्छा हुआ, सब ठीक हुआ, तो पार्टिसिपेशन हो गया दूसरा जो इंडिकेटर है। और आपने आम सहमति से लिया, कॉन्सेस ओरिएंटेड एक कैरेक्टरिस्टिक है, आम सहमति कॉन्सेस ओरिएंटेड, तो आप वो भी वाला इंडिकेटर कवर हो गया। तो ट्रांसपेरेंसी डिस्कस किया, पार्टिसिपेशन डिस्कस किया और कॉन्सेस ओरिएंटेड किया। अब और अगला देखिए, कोरोना में सरकार ने कहा कोई फीस नहीं बढ़ाएगा, तो आप फीस बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द फी, व्हाट इज द सिचुएशन, यू आर वायलेटिंग द रूल्स। और अगर गुड गवर्नेंस क्या कहता है, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे रूल का उल्लंघन हो, तो यहाँ क्या हो रहा है, रूल का उल्लंघन हो रहा है, तो ये गुड गवर्नेंस नहीं होगा अगर आप फीस बढ़ाएंगे, ये बैड गवर्नेंस होगा। तो रूल ऑफ लॉ का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ का हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, पार्टिसिपेशन हो गया, कॉन्सेस ओरिएंटेड हो गया, रूल ऑफ लॉ। 4 इंडिकेटर हमने इस उदाहरण से कवर किए। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपने ये फीस बढ़ाने का नोटिस पहले वाले कंडीशन में डाला और नोटिस बोर्ड पे छपा किया कि अगले साल, अगले दिन सारे स्टूडेंट आकर के धरने बैठ गए, ये क्या है भाई, हम तो 1 लाख रुपया देते वही देंगे, नहीं बढ़ने देंगे, नारेबाजी हो गई। तो ये इफेक्टिव हुआ नहीं, इफेक्टिव हुआ, ये आपका जो डिसीजन है ये इफिशियंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, लैंड ऑर्डर क्रिएट हो गया। तो ये इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी वाला मामला उलझ गया, रूल ऑफ लॉ वाला मामला उलझ गया। तो ये इफेक्टिव नहीं, ये इंडिकेटर आपने इवेल्युएट कर दिया। और एक इंडिकेटर ये है कि इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस मतलब ये होता है कि इससे जितने प्रभावित लोग हैं सबको इंक्लूड करो, सबका मत लो, सबकी राय मशवरा करो। तो जब आपने सबके साथ बैठे ओरिएंट किए तो सबको इंक्लूड कर लिया आपने। पहले आप अकेले किए थे, 7 बाहर थे, 1/8 था, अब आपका 6/8 नंबर मिल गया, तो इंक्लूसिवनेस वाला फैक्टर आ गया। ठीक साहब, और हमारी आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अकाउंटेबिलिटी एक वर्ड है, जब हम सबको, सारे स्टेक होल्डर के साथ बात करेंगे और सबको हम कन्विंस करेंगे हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या रीजंस है, तो हम अकाउंटेबल हैं उनके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक, तो इस तरह से जब हम कोई भी डिसीजन लें तो इन 8 पैरामीटर पे उसको इवेल्युएट करें, वन थिंग, और वी ट्राई आवर बेस्ट टू इनहांस दीज ऑल 8 पैरामीटर्स इन टेकिंग द डिसीजन। पहले वाले बड़ा आसान था, अपना डिसीजन लिया, धीरे से नोटिस दिया। जब आप गुड गवर्नेंस के 8 कैरेक्टरिस्टिक को इन्वॉल्व करेंगे और उसको बढ़ा करके डिसीजन लेंगे तो दिक्कत भी आएगी, समय भी लेकर लगेगा, परेशानी भी होगी, लेकिन बहुत ही सॉलिड डिसीजन होगा, गुड गवर्नेंस होगा। तो ये गुड गवर्नेंस के 8 परिभाषा है, गिवन बाय द 8 इंडिकेटर्स है, डायमेंशन है, गुड गवर्नेंस आइडियल कंडीशन है, एंड इट इज नॉट बाय मी और एनीबॉडी, नन लेस देन अ बॉडी हु इज हैविंग 193 मेंबर कंट्रीज, यूनाइटेड नेशंस। वन मोर थिंग, ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक हैं, दे आर नॉट इक्वली इफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि सबका प्रभाव बराबर है, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, वन थिंग। सेकेंड थिंग, कि हो सकता है कि कुछ गवर्नेंस ऐसे हो जिसमें 8 के 8 इंडिकेटर मिले, किसमें 7 मिले, कुछ में 5 मिले, ऐसा भी हो सकता है 8 के 8 इंडिकेटर ना मिले। तो दिस इज ऑल अबाउट द गुड गवर्नेंस indicators. With a example I tried to explain the details and complication of each indicator with the
governance process through a example.